लगता है ये मतलब ये सनातन की कास्ट है? मतलब आपको लगता है ये हिंदुत्व, राम मंदिर, तो जब मतलब ये 82% बटेगा या एक साथ वोट करेगा? अब मैं आपको, अमन जी, मैं इसके लिए तो मैं ज़रा फील्ड का आदमी हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो लोग सनातन की काट के चक्कर में ये जो यहाँ एसी कमरों में जगह जगह, मैं एसी की आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, हाई लेवल स्टैंडर्ड चीज़ों पर बैठ के केवल कुछ चीज़ें पढ़ के वो जो आधार बनाते हैं उनको पता ही नहीं है सनातन के साथ समाज का सबसे बड़ा वर्ग कौन खड़ा होता है। आप भी खड़े होते हैं, लेकिन अगर एक सर्वे कर लें तो आज देश के तीर्थों में वही गरीब जातियां अपने भगवान को, सनातन को स्मरण करने ज़्यादा संख्या में जाती हैं। उनका वो काट क्या करेंगे? उनके दिल में सनातन बसा हुआ है और सनातन अनादिकाल से चला रहा है और हम सबों के कार्यकाल में उसको और सम्मान मिला है, स्थान मिला है, गौरव मिला है। ये देश की जनता महसूस कर रही है और उसके उदाहरण आप अनुमति देंगे तो मैं सैकड़ों उदाहरण गिना दूंगा। नहीं, लेकिन वहां तो सनातन के सफाई की बात होती है। वहां तो स्टालिन से लेकर सारे नेता, जी परमेश्वर, स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, सारे नेता कहते हैं सनातन HIV है, सनातन कुष्ठ रोग है, सनातन का सफाया होना चाहिए। अब जो वो बोल रहे हैं, उन्होंने तमिलनाडु की एक आंचलिक राजनीति के चलते देश में जहर बोने का काम किया है, लेकिन सनातन के संग एक शब्द जुड़ा रहता है, शाश्वत। सनातन धर्म शाश्वत है और दुनिया का सबसे प्रगतिशील, गतिमान धर्म है। समय के अनुकूल, समाज की आवश्यकता के अनुरूप उसने अनेक अपने स्टेप उठाए हैं सबके लोक कल्याण के लिए और उसके हर मंत्र में कहीं से भी, अब चाहे आप आरोग्य पले सर्वे भवन्तु सुखना, चाहे अभी नवरात्र शुरू हो रहा है, सर्व मंगल मांगल्ये, सबके मंगल की कामना करने वाला, उस धर्म पर अमंगल का टिप्पणी करने वाले या स्टालिन हो या उनके बेटे हों या उनके लोग हों, एक रत्ती भर उसको इस देश की जनता महत्व नहीं देने वाली। लेकिन कर्नाटक में माना ना, मतलब माफ करिएगा पांडे जी, लेकिन यही सारे बयान कर्नाटक चुनाव से पहले, मुझे याद है सतीश जारकिहोली ने कहा था हिंदू शब्द बेहद गंदा, और फिर हिंदू धर्म पर सवाल, हिंदू धर्म को गाली, कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले, और उसका फायदा हो गया था, एक मुश्त वोट पड़ गया था, तुष्टिकरण हो गया था, अपीसमेंट हो गया था। चुनाव तो वही कर्नाटक मॉडल है जो 5 राज्यों में चल जाएगा, इसलिए सनातन को शायद गाली। कर्नाटक का जो तुष्टिकरण मॉडल था, उसने कर्नाटक की एकता को बांटने का जरूर काम किया, कुछ और भी कारण थे, उसकी समीक्षा पार्टी कर रही है जी, और आगे उस पर पार्टी अपने स्टेप उठाएगी। ईडी, इरेडिकेट डेमोक्रेसी, नई ये ऑपोजिशन ने एक नया टर्मिनोलॉजी दी है। ईडी की फुल फॉर्म बताइए कांग्रेस ने और ऑपोजिशन ने, इरेडिकेट डेमोक्रेसी। सारे विपक्षी नेताओं के पीछे ईडी छोड़ रखी है, ये ऑपोजिशन का आरोप है। आज बंगाल में एक बीजेपी के MLA के घर भी वो नगर पालिका की नियुक्ति के घोटाले में वहाँ भी छापा पड़ा है। बंगाल में बीजेपी के विधायक, कोई भी भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस। अब इस देश की जनता उसको निर्णय कर रही है, देख रही है कि एक तरफ ये सारे के सारे अनेक विपक्षी नेता, उनकी किसी की भी अगर कोई खोजबीन हो रही है तो घोटाले दर घोटाले मिल रहे हैं। और जब उनको समझना चाहिए कि देश में लाल किले से ललकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे जो चुनौती हो, हम भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलेंगे और ये मेरी राह रुकने वाली नहीं है तो नहीं है। और आज उससे देश महसूस कर रहा है कि भ्रष्टाचार पर सही अटैक मोदी कार्यकाल में हो रहा है, तो इनको तिलमिलाहट हो रही है, वो व्याख्या कर रहे हैं। आने दीजिए 2024, जनता व्याख्या करेगी। इसी पर अगर मतदान हो जाएगा तो जनता को भरोसा है कि जो भारत की आज़ादी के बाद उसके विकास, उसके सामाजिक उत्थान को जो खोखला किया भ्रष्टाचार ने, जो सपने थे आज़ादी के वो पूरे नहीं होने पाए, उस पर सही अटैक कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और यही वो नेता है जो भ्रष्टाचार रोक सकता है, दूसरे के बस का नहीं है। मैं चैलेंज के संग कहता हूँ, आए विपक्ष और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही चुनाव लड़के देख ले, हम लोग जनता उसको 2024 में जवाब दें। अभी ईडी थोड़ा ओवर टाइम कर रही है, मतलब रात में सुबह सो के उठते हैं, पता लगता है एक नेता के घर पर छापा पड़ गया, रात होते होते फिर 40 जगह छापा, तमिलनाडु में DMK, बंगाल में TMC, यहाँ संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र अंदर, सिसोदिया अंदर, अगला पता नहीं किसका नंबर। ये पूरी एक लिस्ट बना के बैठे हैं आप लोग, ऐसा आरोप लगता है सर। वो आरोप लगे, लेकिन आप लोग देखिए ना, वो माननीय उच्च न्यायालय में भी जा रहे हैं लोग अपनी जमानतों के लिए, सब जगह कहीं ना कहीं तथ्यपूर्ण ढंग से ईडी ने विषय रखे हैं, तो उनको चीज़ें पहले
वहाँ जवाब दें, वो जवाब देते हैं, न्यायालय तक भी महसूस कर रहे हैं कि नहीं, कहीं नहीं गड़बड़ हुआ है। अब जैसे प्रमाण के आधार पर, तथ्यों के आधार पर कदम उठ रहे हैं और सरकार इसमें कहीं नहीं है। ये संस्थाएं स्वायत्त हैं और भारत के संविधान में ही इनको अधिकार दिए गए, वो अपने कदम उठा रही हैं। नहीं तो ये तो नहीं कि करप्शन का जोड़ ऐसा हो जाएगा कि आपके लिए खतरा, क्योंकि ये इस मुद्दे पर कम से कम सारे एक साथ आ गए। अभी संजय सिंह वाला मामला हुआ, उधर दीदी से लेकर डीएमके से लेकर अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस भी सपोर्ट में आ गई। ये करप्शन की वजह से सारे एक साथ मिल रहे हैं और ये आपके लिए कहीं मुश्किल। ये आप बात बिल्कुल ठीक बोले हैं। ये आपकी बात 100% सही है कि करप्शन में लिप्त लोग, नहीं मैंने ये नहीं बोला करप्शन में लिप्त लोग, नहीं करप्शन के कारण, मैंने कुल मिला के बात वही है ना, करप्शन के कारण ये लोग, अब जैसे होता है पर एक्शन को लेकर वो ऐसी स्थिति हो रही है कि अरे बाबा सब मिल जाओ, नहीं तो जो कुछ हम लोगों ने माल कमाया है ये सब चला जाएगा, ऊपर से जेल भी जाना पड़ेगा, मिल जाओ मिल जाओ। तो जनता भी खुली आंखों देख रही है कि एक नेता हिम्मत करके इस देश में कदम उठा रहा है और हमारे कदम पर जनता का भरोसा इसलिए है कि भारत सरकार उसके पहले 2004 से 14 में भी चली थी। लोगों की स्मरण शक्ति अभी छीड़ नहीं है। स्पेक्ट्रम घोटाला, 2G घोटाला, अभी इतना बड़ा जो है आयोजन G20 हुआ, क्या खूबसूरती दुनिया में, क्या खुशबू दुनिया में भारत में पैदा हुई। एक यहीं पर दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, क्या बदसूरती, क्या बदनामी दुनिया में गई थी भारत की। तो घोटाले वालों को लगता है, तो जनता भी तो देख रही है। कुल मिला के डेमोक्रेसी जनता के लिए है ना। जनता देख रही है कि एक आदमी हिम्मत करके कदम उठा रहा है जी, और उसके कारण ये सब घोटालेबाज एक हो रहे हैं। हम तो चाहते हैं इसी मुद्दे पर आए ना जनता के बीच में। अच्छा, आपने डेमोक्रेसी का बार बार जिक्र किया। डेमोक्रेसी में ये एनकाउंटर बुलडोजर का क्या मतलब है सर? फिर मतलब अभी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लेता हूँ। पहले नंबर लगा माफियाओं का, फिर लगा नंबर मंचलों का, अब नंबर लगा है गौ तस्करों का, और अब सबके एनकाउंटर हो रहे हैं। एक दिन में 5-5, 6-6 एनकाउंटर, मतलब कभी पैरों में गोली लग जाती है, कभी कहाँ, सारे भागने की कोशिश करते हैं। कानून ये एनकाउंटर मॉडल सर, उस पर यूपी, देखिए यूपी में कानून का राज माननीय योगी जी की अगुवाई में चल रहा है। उस कानून का राज, हम संविधान के अंदर दो ही बातों के लिए तो संविधान में राज्यों के हो या केंद्र में चुनाव होते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य और कानून का राज। इन्हीं दो के लिए संविधान के प्रेम्बल की स्टार्टिंग में है। वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में सख्त कानून व्यवस्था के चलते आप देखिए ना, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तमाम देश की और विदेश के लोग आके वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। उत्तर प्रदेश आज बीमारू राज्य से आज बेहतर राज्य में हिंदुस्तान में प्रगति कर रहा है। अब उसमें ये अवरोधक थे, तो उन पर कानूनी कदम उठ रहे हैं। अब दुर्भाग्य से कहीं वो मिल जा रहे हैं, पुलिस पर अटैक कर रहे हैं, तो पुलिस अपनी आत्मरक्षा में कदम उठा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के वहाँ पर कानून का इतना सख्त राज है कि आप देख रहे हैं। आखिर सख्त नहीं है तो क्यों अनेक राज्यों में लोग कहते हैं, यहाँ तक कि कलकत्ता में एक हाई कोर्ट के जज ने, महोदय ने टिप्पणी की, वो एक जगह जनता इंक्रोचमेंट से त्रस्त थी जी। उन्होंने टिप्पणी की कि बंगाल गवर्नमेंट के पास बुलडोजर कम हो तो किराए पर मंगा ले योगी जी से और ये इंक्रोचमेंट हटा ले। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज तो है ना कि वहाँ साफ अच्छा कानूनी राज का काम चल रहा है, कोई बदगुमानी नहीं हो सकती, माँ बेटी की मर्यादा सुरक्षित है, कदम उठ रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो शायद हर कोई जानना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर सर, ईवीज, मतलब एक फेम योजना आपने शुरू की, उसका कितना असर ग्राउंड पर ईवी को लेकर हर कोई जानना चाह रहा है सर। उत्तर देने के साथ साथ आपको आग्रह भी करूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने COP26 में नेट जीरो का आह्वान किया कि 2030 तक इस परसेंटेज तक और 2000 ये है उसके 47 तक हम नेट जीरो पर और इस लेवल पर पहुँचेंगे। 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन कंट्री बन जाएंगे। उसमें आप सब भी सहभागी बने। अनेक व्यावसायिक घराने जो इस ऑटो इंडस्ट्री में काम करते हैं, अनेक संस्थाएं अपना योगदान कर रही हैं। मेरे डिपार्टमेंट हैवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से एक फेम 1 और फेम 2 स्कीम चली। फेम 2 का मैं एक रिजल्ट बता सकता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर 1 लाख 4 व्हीकल गाड़ियां, बड़ी बसें, कारें आज सड़कों पर हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की। 9 लाख स्कूटर हैं। ये फेम स्कीम के तहत है।
न कि और निजी तौर पर भी दोनों जिन्होंने फेम का फायदा नहीं लिया, सब्सिडी का फायदा नहीं, वो अनेक हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के आज भारत के अंदर व्हीकल फील्ड में आज जहां आज से 7-8 साल पहले हम बहुत जीरो लेवल पर खड़े थे, आज 5.2% ईवी व्हीकल आज भारत की सड़कों पर है, 5%। और इसका लाभ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज इससे लाभ क्या मिल रहा है। दिल्ली वासी भी प्रदूषण की परिस्थितियों से और अनेक बड़े शहर, हमारी सरकार ने बड़े शहरों को पहले टारगेट किया। इसका लाभ है कि आज ईंधन की भी हमको बचत मिल रही है। 2,55,00,000 लीटर आज प्रतिदिन हमारा जो है ईंधन जो है अब तक बचा है। 8,40,000 लीटर प्रतिदिन बचत हो रही ईंधन की, जो हमारा एक तरह से हमारी रेवेन्यू बच रही है, उसे हम दूसरे काम में लगा सकते हैं। आप जानना चाहेंगे कि कितना कार्बन उत्सर्जन में अभी तक के हमारे जो डिपार्टमेंट ने कुछ सर्वे कराए हैं, उसके आधार पर 3,72,00,000 से ऊपर किलोग्राम आज हमारे कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। प्रतिदिन हम लगभग 13 लाख किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन हम कम हो रहा है। इस तरह से देश में कार्बन उत्सर्जन में इस स्कीम से और हम लोग अनेक प्रकार से ऐसे कदम उठा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने PLI योजना लॉन्च की। आज लिथियम बैटरी हमारे देश में 1 गीगावाट भी नहीं बनती है। बैटरी हमारे देश में बनेगी तो अपने आप बैटरी से चलने वाली गाड़ियों की कीमत और डाउन होगी, लोगों की पहुंच गाड़ियों तक पहुंचेगी। 18,100 करोड़ की बैटरी ACC बैटरी निर्माण की हमारी PLI स्कीम लॉन्च हुई और 2024 के शुरुआत होते होते ही यह देश, जहां आज चाइना, मलेशिया, अन्य देशों का इस पर होल्ड है, हमारा देश भी लिथियम बैटरी बनाने वाला देश बन जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। तो ये सब EV व्हीकल को, EV मूवमेंट को गति देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महेंद्र नाथ पांडे जी।